हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। इस हेडिंग में एक डायग्राम बना है, छोटा सा कुछ मिलता जुलता इसी टाइप का डायग्राम भी बनाना है। तो हेडिंग डालिए हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। या इसी का दूसरा नाम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। या तीसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब सवाल यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट या काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन सी चीज है, क्या इसका मतलब है। तो एक दो बातें तो पहले आप रट लेंगे। जैसे हम लोगों के पास, चाहे मैमल कहो या हम ह्यूमन भी कह सकते हैं, हमारे पास ये योग्यता है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। इसका मतलब देख लो क्या है। तो इधर देखें, जैसे मान लेते कि ये बोमैन कैप्सूल है और ये पीसीटी है, फिर ये हेनले लूप है और फिर ये डीसीटी है और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है। जरा इधर देखो, इधर से ब्लड आता है, ये ग्लोमेरुलस, इधर को ब्लड जाता है। आपको पहले से ही पता है कि जो प्लाज्मा ब्लड यहां आता है उसकी ऑस्मोलैलिटी 300 ml ऑस्मॉल होती है, जो जाता है उसकी भी ऑस्मोलैलिटी 300 ml ऑस्मॉल होती है, और जो यहां फिल्ट्रेट बनता है उसकी भी ऑस्मोलैलिटी 300 ml ऑस्मॉल। फिर ये फिल्ट्रेट पीसीटी से गुजरेगा, फिर डिसेंडिंग लिम्ब से, फिर एसेंडिंग लिम्ब से, फिर डीसीटी से, फिर कलेक्टिंग डक्ट से, फिर यहां से जब पास होता है तो इसकी ऑस्मोलैलिटी 1200 होती है और इसी का नाम यूरिन होता है। तो यहां मतलब समझ लीजिए कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट था, जो इनिशियल फिल्ट्रेट था उसकी ऑस्मोलैलिटी 300 ml ऑस्मॉल पर लीटर थी, और जो फाइनल फिल्ट्रेट है जिसको हम यूरिन कहते हैं उसकी 1200 ml ऑस्मॉल पर लीटर है। तो आखिर क्या हो जाता है कि ये इतना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, उसी मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो यूरिन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म का मतलब है कि शुरुआत में जो फिल्ट्रेट बना था उसकी कंसंट्रेशन 300 ml ऑस्मॉल थी, लेकिन फाइनली जब वो पास हुआ तो कंसंट्रेशन 1200 हो गई। इसी को हम कहेंगे यूरिन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। इसमें जो मेन पर्पज है वो ये है कि जब कलेक्टिंग डक्ट से वाटर फिल्ट्रेट गुजर रहा था तो यहाँ बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर यहाँ बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट। लेकिन ये बहुत सारा वाटर यहाँ एब्जॉर्ब क्यों होगा, तो असली खेल ये है कि इस लाइन के ऊपर ऊपर क्या पाया जाता है, तो इस लाइन के ऊपर ऊपर पाया जाता है कार्टेक्स, और लाइन के नीचे क्या होता है, मेडुला। तो कार्टेक्स की ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है, 300, और मेडुला की
तो मेडुला की बढ़ते बढ़ते भाई 300 से शुरू करेंगे तो पहले 400 होगी, फिर 600 होगी, फिर 800 होगी, फिर 1000 और फिर कितनी हो जाएगी 1200। होता क्या है, मेडुला की ऑस्मोलैलिटी बहुत ज्यादा होती है और उसी हाई ऑस्मोलैलिटी के नाते ही ये वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो इस पूरी मैकेनिज्म का एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से मेडुला की ऑस्मोलैलिटी क्या कर दें, हाई कर दे। तो जब ये हाई कंसंट्रेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा और तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म है इसका एकमात्र टारगेट है कि किसी भी तरीके से मेडुला की ऑस्मोलैरिटी हाई कर ली जाए, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। कहां से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से या कलेक्टिंग डक्ट से कहोगे, उससे यूरिन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट। तो अगर हम ये बना लें किसी भी तरीके से तो ये सारा काम हो जाएगा। तो ये सवाल ये है कि मेडुला की हाई ऑस्मोलैलिटी कौन मेंटेन करेगा, मेडुला की हाई ऑस्मोलैलिटी कौन मेंटेन करेगा। तो इसमें दो स्ट्रक्चर हैं और इसमें दो केमिकल हैं। एक स्ट्रक्चर है कौन सा, हेनले लूप, एक इसी के बगल में क्या होता है, वासा रेक्टा, और दो केमिकल होते हैं, एक NaCl और एक कौन सा, यूरिया। तो इस पूरी कहानी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। क्यों, तो अभी हम डायग्राम बनाएंगे उसमें समझ में आएगा। अभी जरा इतना लिख लो, पहला सवाल ये है कि हम लोगों के पास, सबने लिख लिया है तो ध्यान से सुन ले, 5 क्वेश्चन है वो ध्यान से सुने। हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम कंसंट्रेटेड यूरिन पास कर सकते हैं। जो यूरिन हम लोग पास करते हैं उसकी ऑस्मोलैलिटी 1200 ml ऑस्मॉल पर लीटर होती है और ये शुरुआती फिल्ट्रेट से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट है। कैसे, तो इसके क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला सवाल है यूरिन इतनी कंसंट्रेट क्यों है, तो कहोगे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो गया कहां, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट पर। क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहां एब्जॉर्ब हो गया, तो आंसर आप दोगे कि जो मेडुला है उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है। मेडुला की हाई कंसंट्रेशन को हाई ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट कहते हैं। कैसे, पहले पता है कि भाई जैसे कार्टेक्स से मेडुला में जाओगे, जैसे जैसे अंदर जाओगे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ वाटर क्यों एब्जॉर्ब हुआ है, तो कहोगे हाई ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन के नाते हुआ है। सवाल यह है कि मेडुला की ऑस्मोलैरिटी इतनी हाई क्यों है, तो उसके दो जवाब हैं। कहोगे उसमें दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, एक स्ट्रक्चर का नाम वासा रेक्टा और एक स्ट्रक्चर का नाम हेनले लूप, और उसमें दो केमिकल इन्वॉल्व हैं, एक का नाम है यूरिया और एक का नाम है NaCl। अब सवाल यह है कि NaCl कहां से कहां जाता है और यूरिया कहां से कहां। तो देखो ध्यान से, आपको पहले से पता है कि ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है और यहां से क्या एब्जॉर्ब होता है, NaCl। कहां जाएगा, तो NaCl निकल के मेडुला में गिरेगा। तो मेडुला में, पूरे मेडुला में NaCl फैल गया, उसी मेडुला में ही क्या है, वासा रेक्टा भी है। तो जो NaCl मेडुला का है वो चला जाएगा डिसेंडिंग, हाँ ये 60 फॉर्म जरा देख लो क्या है, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। तो जरा बताओ NaCl कहां चला, तो कहोगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से कहां आया, मेडुला या मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम से कहां चला गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और ब्लड के साथ घूमते घूमते कहां आ गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और फिर से कहां पहुंच गया, मेडुला। तो जो मेडुला से चला था वापस फिर से कहां पहुंच गया, मेडुला में। अच्छा यूरिया बताओ कहां चली, तो यूरिया चली है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट से, कहां पहुंच गई, मेडुला या मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कहां चली गई, फिल्ट्रेट में। किस जगह, थिन में कि थिक में, थिन सेगमेंट। अब जब थिन सेगमेंट में फिल्ट्रेट में पहुंच गई तो फिल्ट्रेट के साथ फिर से कहां पहुंच जाएगी, DCT, फिर से कहां जाए, कलेक्टिंग डक्ट।
तो जहां से चली थी वहीं फिर से पहुंच गई। तो आराम से बताएं NaCl कहां से कहां से कहां से कहां गया? तो कहोगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से मेडुला, और मेडुला से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और यूरिया कहां से कहां गई? कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला, और मेडुला से फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में कहा? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से कहा? DCT से होते हुए फिर से कहां पहुंच जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट। आखिरी सवाल, इस पूरी मैकेनिज्म का नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म है। क्यों? तो देखो, अगर हम सिर्फ हेनले लूप को देखें तो इसमें फिल्ट्रेट नीचे जाएगा और इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट को काउंटर कहते हैं। तो हेनले लूप की जो दो लिम्ब हैं उसमें फिल्ट्रेट का फ्लो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो नाम क्या कहोगे? काउंटर। अब इधर आ जाओ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड नीचे जाएगा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर जाएगा। तो यहाँ ब्लड देखिए, यहाँ ब्लड ऊपर जा रहा है और यहाँ ब्लड नीचे जा रहा है, अपोजिट है। इस नाते फिर से क्या कहोगे? काउंटर करंट। इसी नाते इस पूरी मैकेनिज्म का नाम क्या पड़ गया? काउंटर करंट मैकेनिज्म। 6 क्वेश्चन है, सुन लेते हैं फिर हम लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। कैसे? बाई एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कहा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। और किस मैकेनिज्म से? तो कहोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों है? तो कहोगे फिल्ट्रेट का फ्लो जब हेनले लूप में होता है वो भी अपोजिट होता है, और ब्लड का फ्लो जब वासा रेक्टा में होता है वो भी क्या है? अपोजिट होता है। फिर सवाल यह है कि वाटर एब्जॉर्ब क्यों हो जाता है? तो कहोगे हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला। और हाई ऑस्मोलैरिटी बनी कैसे होती है? तब कहोगे उसमें 2 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। कौन से? हेनले लूप और वासा रेक्टा। और उसमें 2 केमिकल भी इन्वॉल्व है। कौन से? NaCl और यूरिया। NaCl कहां से कहां गया? तो कहोगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से मेडुला, और मेडुला से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से मेडुला। खत्म। अच्छा, यूरिया कहां से कहां गई? कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला, और मेडुला से थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से DCT होते हुए फिर से कहां गई? कलेक्टिंग डक्ट। तो जो मैं लिख रहा हूं उसे लिख डालिए। ये तो लिख ही चुके हो ना? ह्यूमन प्रोड्यूस 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन फ्रॉम कहां से? इनिशियल फिल्ट्रेट से। कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस होगी? तो कहोगे बाई एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट, लिखते चलें, ऑफ वाटर। कहां पर? एट चाहे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहो चाहे कलेक्टिंग डक्ट। और ये एब्जॉर्ब क्यों होती है? ड्यू टू हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटर स्टीसियम। हाई ऑस्मोलैरिटी किसकी थी? मेडुलरी इंटर स्टीसियम। दूसरा सवाल, विद हेल्प ऑफ, ये काम किससे किया गया? विद हेल्प ऑफ वासा रेक्टा
एंड क्या, हेनले लूप, और इस पूरी मैकेनिज्म का नाम क्या पड़ गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या पड़ गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ह्यूमन 4 गुना कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है, कहां से, इनिशियल फिल्ट्रेट से। किसकी मदद से, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, कहां, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। किसकी मदद से, तो वो क्यों हो जाएगा, तो हाई ऑस्मोलैलिटी। हाई ऑस्मोलैलिटी में कौन इन्वॉल्व है, तो आंसर दोगे हेनले लूप और वासा रेक्टा, और नाम क्या पड़ गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन ये है, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला ड्यू टू, किसके चक्कर में है, तो 2 लोग हैं, एक का नाम NaCl और एक का नाम यूरिया। फिर सवाल है कि NaCl कहां से कहां जाता है, तो NaCl की कहानी ये है, ये कहां से चलेगा, बताओ बताओ भाई, बोलोगे तो लिखेंगे नहीं, तो कहोगे एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से कहां जाएगा, मेडुला, उससे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से कहां पहुंच गया, मेडुला। अच्छा, यूरिया बताओ बेटा कहां से कहां गई है, यूरिया, यूरिया बताओ, तो यूरिया हम लोग शुरू करेंगे कलेक्टिंग डक्ट से, और कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगी, तो कलेक्टिंग डक्ट से गई मेडुला या मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बात तो एक ही है, वहां से कहां सेगमेंट किसका, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से कहां जाएगी, DCT, और फिर कहां पहुंच जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये फ्लो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि NaCl कहां से कहां गया, और यूरिया कहां से कहां गई। तो रटेंगे नहीं, हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, कितने गुना, 4 गुना। कहां से, इनिशियल फिल्ट्रेट से। कैसे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, कहां पर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। क्यों एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाई ऑस्मोलैरिटी के नाते एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हाई ऑस्मोलैरिटी कौन बनाएगा, NaCl और यूरिया। आर्गन कौन से, हेनले लूप और वासा रेक्टा। बस NaCl कहां से कहां और यूरिया कहां से कहां, इतना ही है, लिख लो, NCERT ओपन करो। अच्छा, एक चीज और बता दो, जब डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जाएगा तो शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो यहां कंसंट्रेशन कितनी होगी, 300, फिर बढ़ के क्या हो जाएगी 600, फिर बढ़ के 1000, और यहां पहुंचते पहुंचते 1200, फिर ऊपर तो फिर घटने लगेगी, वही 1000, और फिर 800, फिर 600, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी 300, और यहां पहुंचते पहुंचते 200, फिर यहां शुरू करेंगे 300 से, तो फिर वही कहानी होगी, 600 होगी, 800 होगी, 1000, और पास होते होते क्या हो जाएगी 1200। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही वासा रेक्टा में ब्लड जब नीचे जाएगा तो क्या करेगा, कंसंट्रेट, यहाँ कितना होगा 300, यहाँ कितना हो जाएगा 1200, फिर यहाँ कितना 300। तो काम की बात यह है, चाहे वासा रेक्टा हो
और चाहे हेनले लूप हो, अगर नीचे जा रहे हैं तो यहाँ फिल्ट्रेट कंसंट्रेट करेगा और यहाँ क्या कंसंट्रेट कर जाएगा, ब्लड कंसंट्रेट कर जाएगा। नीचे जाने पर क्या होगा, कंसंट्रेट, और ऊपर जाने पर क्या होगा, डाइल्यूट। चलो ओपन करो एनसीईआरटी। देखो यहाँ ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, नीचे जा रहे हैं। देखो 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, और फिर ऊपर जा रहे हैं 1000, 800, 600, 400, फिर से क्या हो जाएगा 300। यहाँ देखो नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेट, और ऊपर जा रहे हैं तो डाइल्यूट। टिक कर लो। मैमल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, हेनले लूप, और कौन इन्वॉल्व होगा, वासा रेक्टा। ये टिक कर लो। हेनले लूप में जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है दोनों लिम्ब में, वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे, इसको काउंटर करंट कहेंगे। और इसी तरीके से फ्लो ऑफ ब्लड कहाँ होगा, लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वो भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, काउंटर करंट। इसी नाते पूरी मैकेनिज्म का नाम क्या पड़ गया, काउंटर करंट पड़ गया। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकियां, किसके किसके बीच नजदीकी है, तो हेनले लूप और वासा रेक्टा, और साथ में उसमें चल क्या रहा है, काउंटर करंट। तो टिक करो यहां से, ये मेंटेन कर देंगे क्या, इंक्रीजिंग मतलब हाई ऑस्मोलैरिटी, किधर की तरफ, इनर मेडुला। जैसे 300 कहां थी, कार्टेक्स में, बढ़ के 1200 कहां हो जाएगी, इनर मेडुला। दिस ग्रेडियंट मेनली काज्ड बाय, किसके द्वारा और किसके द्वारा, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय, कहां से कहां, तो निकलेगा कहां से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, और ये एक्सचेंज हो जाएगा किससे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl वापस कहां पहुंच जाएगा, इंटरस्टिशियम में, किसके द्वारा, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा। इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया चलेगी, कहां जाएगी, थिन सेगमेंट ऑफ कहां, असेंडिंग लिम्ब ऑफ, और वो वापस मेडुला में पहुंच जाएगी, किससे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कह रहा ऊपर की जितनी कहानी है इस स्पेशल अरेंजमेंट है, और उसी स्पेशल अरेंजमेंट को कहते क्या हो, काउंटर करंट। तो यहां तक तो यहां से शुरू होता है। इस मैकेनिज्म का मेन काम क्या है, तो मेन काम है मेंटेन करो क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेडुला का या मेडुलरी इंटरस्टिशियम का। और ऐसे ग्रेडियंट का क्या पर्पज है, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट का क्या पर्पज है, तो आसानी से पास हो जाएगा क्या, वाटर कहां से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, और जिससे क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगा फिल्ट्रेट, या क्या कंसंट्रेट हो जाएगी, यूरिन। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस यूरिन नियरली कितने गुना, तो कहोगे 4 गुना कंसंट्रेट, कहां से, इनिशियल फिल्ट्रेट। हेडिंग डालिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। यहां कुछ अच्छे सवाल बनते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, देखो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में जो बातें आपको पहले रटनी है, किडनी फंक्शन रेगुलेशन किससे होता है, तो तुरंत कहेंगे हार्मोनल फीडबैक से होता है। किससे होता है, लिखते चलेंगे, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन, और इस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में कौन इन्वॉल्व है, तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक का नाम है हाइपोथैलेमस, एक का नाम है JGA, और तीसरा स्ट्रक्चर है हार्ट। तो
हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? तो कहोगे 3 लोग इन्वॉल्व है। कौन से? हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व है, जेजीए भी इन्वॉल्व है और हार्ट भी इन्वॉल्व है। एक क्वेश्चन। दूसरा खास बात ये देख लो, किसी पर्टिकुलर एनिमल में जो बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, उस बॉडी फ्लूइड की कोई ना कोई आस्मोटिक कंसंट्रेशन होती होगी। अब होता क्या है कि बॉडी फ्लूइड की जो आस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसमें 2 चीजों का बड़ा महत्व है, उसमें वाटर कितने हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कि वाटर की कमी हो जाए तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। और वाटर अगर ज्यादा हो जाए तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, और जैसे ही चेंज होगा वैसे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे? ऑस्मो का मतलब जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, और रिसेप्टर का मतलब जो पता करे। जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को पता करेगा उसका नाम ऑस्मोटिक रिसेप्टर रखेंगे। ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे? तो कब होंगे? जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज दिखाई कैसे पड़ेगी? तो या तो चेंज कर दो ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम चेंज करोगे तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होगी? चेंज हो जाएंगी। या क्या चेंज कर दो? चेंज कर दो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बदलोगे तो भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। या चेंज कर दो किसको? आयनिक कंसंट्रेशन, तो चेंज हो जाएगी क्या? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। और किसको पता चल जाएगा? ऑस्मो रिसेप्टर। ये तुरंत दौड़ के बताएंगे, जानते हो किसको? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ओवरव्यू आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या हुआ है? किसी भी एनिमल की बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड पाया जाता है उसकी कंसंट्रेशन बदल सकती है। अगर हम बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बदलें या ब्लड वॉल्यूम बदल दें या आयनिक कंसंट्रेशन बदल दें तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बदल जाएगी। और जैसे ही बदलेगी वैसे किसको पता चल जाएगा? ऑस्मो रिसेप्टर। वो किसको बता देंगे? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। लिखो। चलो कोई बात नहीं, जो लोग दिए थे, जो लोग नहीं दिए वो पेपर ले लेंगे और आज घर में जाके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इधर देखो। होता क्या है कि मान लेते हैं कि गर्मी का मौसम है और एक्सेस स्वेटिंग हो गई। इसका मतलब है एक्सेस लॉस हो गया किसका? फ्लूइड का। तो अगर फ्लूइड का लॉस हो जाएगा तो हम लोगों की बॉडी में वाटर की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो ब्लड वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो जीएफआर कम हो जाएगा, तो यूरिन भी तो कम बनेगी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाए, गर्मी का मौसम नहीं है, आपने कुछ बाहर का खा लिया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई और 4-5 उल्टी हो गई। तो अगर 4-5 उल्टी हो गई तो बॉडी फ्लूइड का तो लॉस हो ही गया। तो अगर बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाएगा तो देखो किडनी करती क्या है या क्या होता है, समझिए। जैसे ही एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड होगा वैसे एक्टिवेट हो जाएंगे क्या?
आस्मो रिसेप्टर, और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो स्टिमुलेट हो जाएगा क्या, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट कर देगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये क्या है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। आगे पढ़ेंगे, यहां से एक हार्मोन निकलवाया जाएगा जिसका नाम एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, फुल फॉर्म वही लिखेंगे, या इसका नाम वैसोप्रेसिन है। ये हार्मोन निकल के दो काम करेगा। सबसे पहले ये दौड़ा दौड़ा जाएगा डीसीटी पर, और डीसीटी से कहेगा कि यहां ढेर सारा वाटर का क्या करो, रीएब्जॉर्प्शन करो, क्योंकि बॉडी में वाटर की क्या हो गई है, कमी। तो जब वाटर एब्जॉर्ब कर लोगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ वाटर क्या कर जाएगा, बॉडी फ्लूइड में बढ़ जाएगा। लेकिन यूरिन का हाल क्या होगा, यूरिन में तो कम ही वाटर जाएगा ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यूरिन में वाटर ज्यादा जाता है तो उसके लिए एक टर्म है, उसको कहते हैं डाईयूरेसिस। तो बताओ डाईयूरेसिस बढ़ेगी कि घट जाएगी, भाई यूरिन में वाटर कम जाएगा तो डाईयूरेसिस क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। लेकिन एक और काम करेंगे, जो एडीएच है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये कौन सी चीज है, तो देखिए ब्लड वेसल है, अगर इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो तो बीपी क्या कर जाएगा, तो अगर बीपी बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी तो बढ़ जाएगा, तो जीएफआर भी तो बढ़ जाएगा। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ये इंक्रीज कर देगा क्या, ब्लड प्रेशर, तो बढ़ जाएगा क्या, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, तो रिजल्ट में क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। तो ओवरव्यू देखो, ऐसी कोई भी परिस्थिति जब बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाए, चाहे स्वेटिंग में लॉस हो जाए, चाहे उल्टी हो जाए, चाहे दस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे बॉडी फ्लूइड लॉस होगा, आस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहा जाएगा निकालो क्या, एडीएच। एडीएच क्या करेगा, दो काम, पहला दौड़ के जाएगा डीसीटी और वहां वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा और डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, और दूसरा ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उससे कुछ ना कुछ बीपी बढ़ जाएगा, तो ब्लड बीपी बढ़ जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, जैसे मान लेते विंटर का टाइम है, तो विंटर में दो चीजें होती हैं, एक तो नो स्वेटिंग, स्वेटिंग हो नहीं है और आपने कोई चीज खा ली तो आपको पानी बहुत पीना पड़ा, तो मान लीजिए आपने एक्सेस ड्रिंकिंग कर लिया, एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर की, किसी और चीज की नहीं करना है। हाँ भाई कुछ मन में हो उसकी ड्रिंकिंग कर लेंगे, तो एक्सेस ड्रिंकिंग कर लिया किसकी, वाटर की, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर बॉडी फ्लूइड। अब अगर बॉडी फ्लूइड ज्यादा हो गया तो तुरंत आस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे कहा, आस्मो रिसेप्टर। तो ये बताओ अगर आस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो गए तो क्या हाइपोथैलेमस वैसे एक्टिवेट रहेगा, तो वो भी इनएक्टिवेट होने लगेगा। ये बताओ क्या वैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट रहेगी, तो इनहिबिट होने लगेगा क्या, इनहिबिट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो रिजल्ट में क्या होगा बताओ, एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा कि घटेगा, तो सप्रेस हो जाएगा, सप्रेस एडीएच सिक्रीशन। अब ये बताओ अगर एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया तो डीसीटी पर वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कि घटेगा, तो रिड्यूस हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पर, एट
DCT। तो वाटर जाएगा कहां? इधर देखो, ये है DCT और ये है कलेक्टिंग डक्ट। अगर यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन आप कम करोगे तो यहां वाटर क्या होगा? ज्यादा जाएगा। और अगर यूरिन में वाटर ज्यादा गया तो क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी क्या? डाई यूरेसिस। तो होगा मोर वाटर पास इन यूरिन, हम कहेंगे क्या हो गया? डाई यूरेसिस। तो कहानी बिल्कुल उल्टा है। दो परिस्थितियां हमारे पास हैं। अगर शरीर में पानी कम है तो DCT से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और अगर शरीर में पानी ज्यादा है तो DCT पर वो एब्जॉर्प्शन कम करेंगे, पर कहां पास हो जाएगा? यूरिन में पास हो जाएगा। तो जरा बताओ, ADH का सिक्रीशन कब बढ़ेगा और कब घटेगा? तो गर्मियों में ADH सिक्रीशन बढ़ जाएगा और जाड़े में ADH सिक्रीशन घट जाएगा। तो ये कंक्लूसिव लाइन है कि अगर गर्मी का मौसम है तो क्या होगा? तो कहोगे प्रमोट हो जाएगा। क्या? ADH का सिक्रीशन। और अगर जाड़े का मौसम है तो बताओ बेटा, तो सप्रेस हो जाएगा। कौन सी चीज? ADH का सिक्रीशन। अच्छा, एक और बात बताओ, मान लेते हैं कि किसी कारणवश ADH निकलना बंद हो जाए तो? अगर ADH की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा? इफ ADH के सिक्रीशन या ADH डिफिशियंसी, तो होगा क्या ये बताओ बस। अगर ADH की कमी हो जाए, क्यों कमी हो गई वो एक अलग पार्ट है, हो गई है, तो बताओ DCT पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा कि कम? तो लेस वाटर एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन एट DCT क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो वाटर ज्यादा जाएगा कहां? मोर वाटर, बीमारी का नाम है डायबिटिक इंसिपिडस। क्या हो जाएगा? डायबिटिक हो गया। देखो, फंक्शनिंग ऑफ किडनी इफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय, अब हाईलाइट कर लो, हार्मोनल फीड बैक मैकेनिज्म। इसमें इन्वॉल्व कौन है? हाइपोथैलेमस, JGA और कुछ हद तक क्या? हार्ट। फिर ये टिक कर लो, हम लोगों की बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं ये एक्टिवेट कब होते हैं? तो देखो लिखा है चेंज कर दो क्या? ब्लड वॉल्यूम, या चेंज कर दो क्या? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, या चेंज कर दो क्या? आयनिक कंसंट्रेशन। अगर एक्सेस क्या हो जाए? लॉस किसका? फ्लूइड का। कहां से? बॉडी से। तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे क्या? रिसेप्टर। वो स्टिमुलेट करेंगे किसको? हाइपोथैलेमस। और वहां से रिलीज होगा क्या? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या
वैसोप्रेसिन किस जगह से आएगा? तो कहोगे न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसी का नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच फैसिलिटेट करेगा किसको? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। कहां से? लिखा है लेटर पार्ट, ये वास्तव में डीसीटी है, और जिससे प्रिवेंट कर देगा किसको? डायूरेसिस। अगर बढ़ा दिया जाए क्या? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो तुरंत स्विच ऑफ हो जाएंगे आस्मो रिसेप्टर, तो तुरंत सप्रेस हो जाएगा क्या? एडीएच रिलीज, और फीडबैक पूरी हो जाएगी। एडीएच का इफेक्ट किडनी में और है क्या? ये हाईलाइट कर लो, कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट है। कहाँ? ब्लड वेसल पर, जिससे क्या होगा? बढ़ जाएगा क्या? ब्लड प्रेशर। और अगर बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाएगा क्या? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो अंततः क्या बढ़ेगा? जीएफआर बढ़ जाएगा। चलिए साइड हेडिंग डालिए, रोल ऑफ जेजीए, रोल ऑफ जेजीए। रोल ऑफ जेजीए में एक फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, पहले लिख लीजिए फिर। जेजीए का किडनी फंक्शन रेगुलेशन में किस तरीके से रोल है वो इसी फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा। पहले मतलब देख लीजिए क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है, इधर से ब्लड आया, ये ग्लोमेरुलस, इधर से ब्लड गया, चौड़े से आता है, सकरे से जाता है। ये क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल। ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ ब्लड प्रेशर होता है, उसी नाते प्लाज्मा लीक करके यहाँ पहुंच जाता है, और जो यहाँ बनता है 1 मिनट में, उसका नाम जीएफआर होता है। ये आपको पहले से पता है। अब आगे देखो क्या है। मान लेते हैं कि किसी कारणवश जीएफआर कम हो गया, तो देखो जीएफआर ऐसे नहीं कम होगा, उसका कोई ना कोई कारण होगा। जैसे देखो क्या होगा, जीएफआर कम होने का मतलब है कि कम हो गया है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होने का मतलब है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है, और ब्लड वॉल्यूम बनाने में 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, वाटर और सोडियम। तो 5 बातों का एक मतलब है, चाहे कहो जीएफआर कम, चाहे कहो ब्लड फ्लो कम, चाहे कहो ब्लड प्रेशर कम, चाहे कहो वॉल्यूम कम, चाहे कहो वाटर कम, और चाहे कहो सोडियम कम। इन सब बातों का एक ही मतलब है। जैसे ये होगा वैसे क्या एक्टिवेट हो जाएंगे? तो कहोगे जेजी सेल। ये क्या है? तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं, परसों, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। उसमें क्या होता है? एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी जहां जुड़ते हैं वहां क्या बनता है? जेजी सेल। जेजी सेल से क्या निकलेगा? रेनिन हार्मोन। हार्मोन है तो ब्लड में आएगा, ब्लड में इसका मुकाबला किससे हो जाएगा? एंजियोटेंसिनोजेन से। एंजियोटेंसिनोजेन ब्लड में आता है लिवर से। लिवर क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और फर्स्ट किसमें? सेकंड में। ये काम किसने कराया? ये रेनिन ने कराया। तो रेनिन ने जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बनवाया, वैसे 2 काम शुरू हो जाएंगे। देखो, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, इसका रियल काम है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। अब देखो किसको? तो ये इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। आप सोचो, अगर इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो यहाँ बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई अगर इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे और सकरा करोगे तो बीपी यहाँ क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किसका? इफरेंट आर्टेरियोल। उससे क्या बढ़ जाएगा? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ जाएगा? जीएफआर।
और वही तो हम चाहते थे, क्योंकि जीएफआर पहले से क्या है, कम है। लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है, कब तक उसको कांस्टेंट रखोगे। तो परमानेंट हल देखो क्या है, परमानेंट हल ये है कि एंजियोटेंसिनोजन स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और यहां से हार्मोन निकलेगा कौन सा, एल्डोस्टेरॉन, और ये डीसीटी पर जाएगा। इसका मेन काम है सोडियम एब्जॉर्ब करना, लेकिन सोडियम के साथ क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर। तो क्या बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। यही हम चाहते थे। इस पूरी कहानी जिसमें रेनिन भी इन्वॉल्व है, एंजियोटेंसिन भी इन्वॉल्व है, एल्डोस्टेरॉन भी इन्वॉल्व है, इसका नाम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, RAAS। क्लियर, फिर से सुन लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि जीएफआर कम हो गया, तो जीएफआर कम होने का मतलब है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड में वाटर कम हो गया है, ब्लड में सोडियम कम हो गया है। तो जीएफआर जैसे कम होगा, जेजी सेल एक्टिवेट होंगे, क्या करेंगे, रेनिन निकालेंगे। रेनिन क्या करेगा, सबसे पहले ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करेगा। सेकंड दो काम करेगा, पहला वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किसका, इफरेंट आर्टेरियोल का। रिजल्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ तो जीबीपी बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ जीएफआर बढ़ जाएगा। और दूसरा ये है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, एल्डोस्टेरॉन निकलवाएगा। वो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब कराएगा। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। इस पूरी मैकेनिज्म का नाम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। जरा एनसीईआरटी ओपन कर लो। JGA एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल अदा करता है, क्योंकि अगर कम हो जाए क्या, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, इसका मतलब कम हो गया क्या, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, मतलब कम हो गया क्या, जीएफआर। तो ये एक्टिवेट कर देगा किसको, जेजी सेल। क्या निकलवाएंगे, रेनिन। कन्वर्ट करेगा किसको, एंजियोटेंसिनोजन को, किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और फर्स्ट को किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा, बढ़ा देगा क्या, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, तो अपने आप बढ़ जाएगा क्या, जीएफआर। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट करेगा किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या निकलवाएगा, एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन क्या कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम और वाटर। कहां से, डिस्टल पार्ट मतलब डीसीटी से। इससे क्या बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर, तो अपने आप क्या बढ़ेगा। एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म में RAAS। चलिए अगली हेडिंग, रोल ऑफ हार्ट। रोल ऑफ हार्ट। देख लो, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यदि बीपी कम हो जाए तो बीपी बढ़ाने की व्यवस्था हमारे पास है। कैसे, हाइपोथैलेमस भी बढ़वाएगा, जेजी भी बढ़वाएंगे, सब लोग करेंगे। लेकिन मान लो बीपी बढ़ जाए और जीएफआर बढ़ जाए, तब क्या करोगे। तो ध्यान से सुनो, अभी लिखो नहीं, सुन लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि जीएफआर कम हो गया है, बीपी कम हो गया है, सब लोग मिल के बढ़ाने में लगे हुए थे। चलो ठीक, बढ़ गया, काम हो गया। मान लेते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है और जीएफआर बढ़ा हुआ है, तो उसको घटाना भी तो है।
तो ना तो किडनी घटवाएगा ना तो हाइपोथैलेमस, फिर ये काम कौन करेगा? हार्ट करेगा। तो कैसे जरा देखो, तो जैसे मान लेते हैं कि बीपी इंक्रीज कर गया, अभी लिखिएगा नहीं, तो अगर बीपी इंक्रीज कर गया होगा तो बढ़ जाएगा ब्लड फ्लो इन एट्रियम। इधर देखो, ये मान लेते हैं हम लोगों का हार्ट है, ये 2 एट्रियम और ये 2 वेंट्रिकल है। तो अगर बीपी बढ़ा होगा तो हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हार्ट तुरंत जान जाएगा कि बीपी बढ़ा है। तो ये जो एट्रिया की वाल है ये रिलीज कर देंगे क्या? ANF। क्या रिलीज करेंगे? ANF फुल फॉर्म एट्रियल नाइट्रियूरेटिक क्या फैक्टर। ये ANF निकलेगा कहां से? तो कहोगे हार्ट की एट्रियम की वाल से। ये कब निकलेगा? जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा किसमें? एट्रियम। तो जैसे होगा वैसे ही हार्ट क्या रिलीज कर देगा? रिलीज कर देगा ANF। तो पहला सवाल तो ये है कि ANF निकला कहां से? कहोगे हार्ट में। हार्ट में कहां से निकला? एट्रियम से। कब निकला? तो कहोगे जब ब्लड फ्लो बढ़ जाए किसमें? एट्रियम। ये ANF करेगा क्या? तो ANF घटा देगा ब्लड प्रेशर को। अब कमाल की बात है भैया, कैसे घटा देगा? तो बीपी घटाने के कई तरीके, लिखो नहीं अभी लिख लेना, बीपी घटाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि उन लोगों से कहो कि बीपी ना बढ़ाएं जो बढ़ा रहे हैं। बढ़ा कौन रहे हैं? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले सूचना उनको भेजो कि भैया बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, अब आप लोग ना बढ़ाइए। तो सबसे पहले उनसे कहो बीपी ना बढ़ाएं। तो क्या करना पड़ेगा? तो पहला काम करना पड़ेगा, चेक करो, रोक दो। किसको? रेनिन, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या कर रही थी बेटा? बढ़ा रही थी ना। तो सबसे पहले इनसे को भैया बीपी ना बढ़ाओ। दूसरा तरीका देखो क्या है। अगर ब्लड वेसल डायलेट कर दी जाए तो, अगर ब्लड वेसल डायलेट कर दे तो बीपी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दूसरा काम है वैसोडाइलेशन। तो ब्लड वेसल को डायलेट कर दोगे, उससे कुछ ना कुछ बीपी कम हो जाए। अगर ब्लड वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो रियल में कम हो जाएगा। कैसे वॉल्यूम घटाओगे? तो इतना करना है। तीसरा काम है सोडियम और वाटर, इन दोनों को पास कर दिया जाए। किसमें? किसमें पास कर दिया जाए? यूरिन में। तो ब्लड वॉल्यूम घटेगा नहीं घटेगा? कुछ ना कुछ तो घटेगा ही। तो बीपी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सोडियम यूरिन में गया है, इसी नाते इसका नाम नाइट्रियूरेटिक। नाइट्रियम का मतलब सोडियम, तो सोडियम गया कहां है? यूरिन में। तो नाम क्या रखोगे? नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो बताओ ANF बीपी घटाएगा? कहोगे हाँ। कैसे? 3 तरीके। पहला, सबसे पहले उनसे कहो बीपी ना बढ़ाएं। दूसरा, वैसोडाइलेशन। तीसरा, सोडियम और वाटर कहां पास कर दो? यूरिन में। तो ये बताओ। चौथा, यूरिन डाइल्यूट होगी कि कंसंट्रेट? अच्छा, कुछ लोगों के जबान पे आंसर रखा ही रहता है, क्वेश्चन हम बोल नहीं पाए हैं, आंसर पहले बोल देते हैं। अरे सोचो तो क्या पूछ रहे हैं? अब परमानेंट सोचते रहेंगे। हाँ, क्वेश्चन दोबारा। जब ANF बीपी घटाने के लिए सोडियम और वाटर को यूरिन में पास करेगा तो यूरिन डाइल्यूट होगी कि कंसंट्रेट होगी? अभी तो कंसंट्रेट बता रहे थे। जैसे सोचे वैसे आंसर बदल गया। इसीलिए कह सोच समझ के आंसर दिया करो। यूरिन डाइल्यूट करेगी कंसंट्रेट?
तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। यूरिन क्या हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो जरा आराम से बताओ कौन कौन लोग हैं जो यूरिन को डाइल्यूट करेंगे और कौन कौन, अभी लिखो नहीं, लिखने चक्कर बना करो, कौन कौन लोग हैं जो यूरिन को डाइल्यूट करेंगे और कौन कौन लोग हैं जो यूरिन को कंसंट्रेट करेंगे। तो यूरिन डाइल्यूट वाले पहले बताओ। तो डाइल्यूट में सबसे बढ़िया नाम तो यही अभी ताजा ताजा पढ़े हो, क्या? ANF। लेकिन चाय भी है, कॉफी भी है और अल्कोहल। अच्छा, ये बताओ यूरिन कंसंट्रेट कौन कौन करेगा? तो ADH कंसंट्रेट करेगा ना, एल्डोस्टेरॉन और रेनिन और एंजियोटेंसिन, ये सब क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे। और ये क्या करेगा? डाइल्यूट। ऐसा कोई भी केमिकल जो यूरिन को डाइल्यूट करेगा, इसका मतलब वो डाइयूरेसिस करवाएगा। तो कौन कौन है जो डाइयूरेसिस करवाएंगे? तो ये 3 लोग हैं, वो तो नेचुरल है, ये लोग हम लोग लेंगे ना, तो इन सब को, ये सब करवाते हैं डाइयूरेसिस। इसी नाते इन सब को कहा जाता है डाइयूरेटिक एजेंट। आया हुआ सवाल है, चाय, काफी और अल्कोहल डाइयूरेटिक एजेंट हैं, डाइयूरेसिस कराते हैं, यूरिन डाइल्यूट कराते हैं। कैसे? चाय यूरिन में मिल जाती है, इस नाते यूरिन डाइल्यूट हो जाती है। अल्कोहल यूरिन में मिल जाती है, इस नाते यूरिन डाइल्यूट हो जाती है। कुछ तो होगा। तो देखो क्या करते हैं ये जो लोग हैं, चाय, काफी, अल्कोहल, ये सप्रेस कर देते हैं किसकी? ADH की एक्टिविटी। अब जब ADH काम नहीं करेगा तो वाटर वहां कम एब्जॉर्ब होगा, तो कहां जाएगा? यूरिन में जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? लेस वाटर री एब्जॉर्ब, कहां? DCT। तो रिजल्ट क्या होगा? तो चाय, काफी, अल्कोहल डाइयूरेटिक हैं, मतलब डाइयूरेसिस कराएंगे। क्यों? तो कहोगे ये लोग क्या करते हैं? ADH को काम नहीं करने देंगे। तो रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में वाटर यूरिन में पास होगा और यूरिन क्या हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। तो कभी चाय, काफी पी के देखिए, काफी पीने के 15-20 मिनट या आधा घंटे बाद यूरिन की डिजायर आपको लगेगी। क्यों? काफी में क्या हो जाता है? तो जैसे काफी पिएंगे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ADH की एक्टिविटी कम हो जाएगी और वाटर कहां पास होने लगेगा? यूरिन में पास होने लगेगा। चलो इसको अब लिख लो बेटा। चलिए, कह रहा है अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाए कहां? एट्रिया में ऑफ हार्ट, तो ये रिलीज करेगा क्या? ANF। और ANF सबसे पहले क्या करेगा? वैसोडाइलेशन या डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो क्या घटा देगा? ब्लड प्रेशर। ANF की मैकेनिज्म का एक और काम है, रोक दो किसको? रेनिन एंजियोटेंसिन। हेडिंग डालो मिक्सचुरेशन। हेडिंग मिक्सचुरेशन। तो जो सिंपल सी बात है कि मिक्सचुरेशन का मतलब होता है मैकेनिज्म टू पास आउट यूरिन। लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है
वो न्यूरल होती है, न्यूरल मैकेनिज्म। और उस न्यूरल मैकेनिज्म को कहते हैं मिक्चुरेशन। रिफ्लेक्स। अब सवाल यह है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स शुरू कब होगा? तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाई, अब रुक जाओ, लिखो नहीं, सुन लो, अभी रुक जाओ, इधर देखो। हो क्या रहा है कि ये हम लोगों की किडनी है, इसने यूरिन बनाई, ये दूसरी किडनी है, इसने भी यूरिन बनाई, और ये यूरिन कहां कलेक्ट हो गई जाकर के? ब्लैडर में। ब्लैडर में कब तक कलेक्ट रहेगी? तो ये ब्लैडर में तब तक कलेक्ट रहेगी जब तक आपकी यूरिन पास करने की इच्छा ना होने लगे। और इच्छा तो यहां से आएगी, ब्रेन से। इसका मतलब है कि जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल ना आ जाए ब्लैडर को कि यूरिन पास करो, तब तक वहां स्टोर होती रहेगी। लेकिन कहां ब्रेन है और कहां ब्लैडर है, इतनी बीच में दूरी है, कैसे यहां से यहां तक बात आएगी? तो कोई सिस्टम तो होगा ही। तो सिस्टम देखो क्या है, जैसे जैसे यूरिन आती है, इससे भी यूरिन आ रही है, इससे भी यूरिन आ रही है, वैसे वैसे देखो क्या होगा। हम लोगों का जो यूरिनरी ब्लैडर है, हम लोगों का जो यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है मसल। कौन सी? स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल के बीच बीच में एक बहुत विशेष चीज पाई जाती है जिसका नाम है स्ट्रेच रिसेप्टर। अब देखो होता क्या है कि भाई जैसे जैसे यूरिन आती जाएगी वैसे वैसे जो ब्लैडर है वो क्या होता जाएगा? वो स्ट्रेच होता जाएगा। और जैसे जैसे ब्लैडर स्ट्रेच होगा, क्या एक्टिवेट हो जाएंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सूचना भेज देंगे किसको? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को। तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हो रही है वैसे वैसे ब्लैडर स्ट्रेच होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या एक्टिवेट होते जाएंगे? क्या? स्ट्रेच रिसेप्टर। और ये इंफॉर्मेशन कहां भेज देंगे? कहां भेज देंगे? तो कहोगे कहां भेज देंगे? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, CNS। अच्छा, हम लोगों का जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, कुछ मिट गया, ज्यादा लग रहा है। हाँ, मसल मिट गया है। स्ट्रेच रिसेप्टर इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे? तो कहोगे CNS। अब इधर आओ, जैसे मान लेते हैं कि ये है CNS, वहां से आदेश चलेगा। तो जो आदेश होता है उसको मोटर कहते हैं। ये मोटर मैसेज चलेगा। और किनको किनको जरा देखो, तो ये है ब्लैडर, ये है यूरिथ्रा, और ब्लैडर के बाहर बाहर पाई जाती है क्या? स्मूथ मसल। तो ये जो मोटर मैसेज है वो दो लोगों को आएगा। एक किसको आएगा? स्मूथ मसल। और यहां जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें यूरिन इधर से आ रही है, इधर से यूरिन आ रही है। तो ब्लैडर क्या हो रहा था? स्ट्रेच। सूचना कहां चली गई? CNS। CNS से आदेश आया, मोटर मैसेज दो लोगों को। इस स्मूथ मसल से कहा गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाइए, और इससे कहा गया कि आप क्या कर जाइए? रिलैक्स। देखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करे और ये रिलैक्स हो जाए तो यूरिन क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। तो यूरिन कब पास होती है?
जब स्मूथ मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और स्फिंक्टर क्या करता है, रिलैक्स। आदेश कहां से आया, सीएनएस। क्यों आया, क्योंकि जैसे जैसे ब्लैडर क्या होता है, स्ट्रेच होता है, वैसे वैसे क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। किसको इंफॉर्मेशन देते हैं, सीएनएस। और सीएनएस से क्या आएगा, मोटर मैसेज। किसको, स्मूथ मसल और किसको, यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये इससे क्या कहा जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगा, यूरिन क्या हो जाएगी, पास। लिखो, कह रहा है यूरिन बनेगी किसके द्वारा, नेफ्रॉन। अल्टीमेटली कहां जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर, जहां इसको क्या करोगे, स्टोर। कब तक, तो हाईलाइट निकालो, हाईलाइट करो। वॉलेंट्री सिग्नल कहां से ना आ जाए, सीएनएस से। लेकिन ये सिग्नल्स कैसे आएगा, शुरू कैसे होगा, तो जब होगी क्या, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर। कैसे होगी स्ट्रेचिंग, तो ये भरेगा किससे, यूरिन। इसके रिस्पांस में क्या, स्ट्रेच रिसेप्टर जो कहां है, वॉल ऑफ ब्लैडर, वो सिग्नल भेज देंगे किसको, सीएनएस। फिर सीएनएस क्या करेगा, मोटर मैसेज देगा। किसको देगा, मोटर मैसेज देगा कि भैया शुरू करो कॉन्ट्रैक्शन किसका, स्मूथ मसल। और साथ ही में क्या करना पड़ेगा, रिलैक्सेशन किसका, यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अंततः क्या होगा, रिलीज ऑफ यूरिन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को कहते क्या है, मिक्चुरेशन। और वह न्यूरल मैकेनिज्म जो ये कराएगी उसका नाम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यहां तक क्लियर, साइड हेडिंग डालिए, यूरिन। साइड हेडिंग यूरिन। जरा देखो इधर बेटा, पहला सवाल है कि एक एडल्ट ह्यूमन कितनी यूरिन पास करेगा, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे। दूसरा सवाल, यूरिन में क्या होगी, यूरिया कितनी, तो एनसीईआरटी में जो लिखा है 25 से 30 किलोग्राम। एक बोरी यूरिया है ना, धान में डालेंगे ले जाके, 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे। ये क्या हो गया, क्या खुल गया है भैया, पच्चीस से 30 ग्राम यूरिया पर डे। अच्छा, यूरिन में और क्या होगा, वाटर। वाटर के साथ क्या होगा, तो वाटर के साथ होगी यूरिया, इसके अलावा यूरिक एसिड और अमोनियम आयन। अच्छा ये बताओ, यूरिन में क्या नहीं होगा, तो देखो कितनी चीजें नहीं होंगी। एक तो ब्लड की सेल नहीं होंगी, एक तो ब्लड की प्रोटीन नहीं होंगी, और क्या नहीं होगा, ग्लूकोज भी तो नहीं होगा, होगा अमीनो एसिड, ये भी नहीं होंगे, और कीटोन बॉडी ये भी नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के यूरिन में क्या नहीं होगा, इतनी चीजें नहीं होंगी। अच्छा, अब एनसीईआरटी में दिया है यूरिन है कैसी,
तो लिखा है लाइट येलो कलर्ड है। क्यों? क्यों? तो यूरिन में एक पिगमेंट पाया जाता है ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। अगर यूरोक्रोम ना मिले तो ये भी लगा सकते हो, यूरोबाइलिन। अच्छा, यूरिन स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि पीएच 6 होता है। क्यों? कोई तो कारण होगा ना। 6 पीएच का क्या कारण है? तो 2 इसके आंसर हैं। ड्यू टू H प्लस सिक्रीटेड इन फिल्ट्रेट। इधर देखो, ये नेफ्रॉन का कोई भी हिस्सा है, अगर इसमें आप H प्लस डालोगे तो यूरिन में भी तो H प्लस जाएंगे, और यूरिन में H प्लस जाएंगे तो यूरिन कैसी हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया आंसर यही है। अगर ये ना मिले तो ये भी कह सकते हो ड्यू टू यूरिक एसिड तो स्लाइटली एसिडिक होता है, लाइट येलो कलर होता है। एक और खास बात, इसकी एक ओडर होती है, कैरेक्टरिस्टिक ओडर। क्यों? क्योंकि वाटर में यूरिया मिली है तो उसका कंपोजिशन बना है, उसी कंपोजिशन के नाते उसकी स्मेल होती है। तो इसमें स्मेल होती है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, लाइट येलो कलर होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। वाटर में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम आयन होते हैं। क्या नहीं होता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ना तो ब्लड की सेल है, ना तो ब्लड की प्रोटीन है, ना ही ग्लूकोज है, ना ही अमीनो एसिड है, ना ही कीटोन बॉडी। और अगर हो तो अगर ये सब चीजें यूरिन में पास हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, या तो कोई बीमारी है। ये लिख लो तो आगे बढ़े। शुरू करें। आगे बढ़े। जल्दी लिखो, लिख डालो। अच्छा, इधर देखो, यूरिन की एनालिसिस की जाती है। यदि बीमार हो जाए, डॉक्टर के यहां जाए तो डॉक्टर टेस्ट कहता है, तो ब्लड टेस्ट भी कहता है, यूरिन टेस्ट भी कहता है। बुखार है लेकिन यूरिन टेस्ट करा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरिन की एनालिसिस जरूरी है। यूरिन की एनालिसिस से ये पता चलेगा कि यूरिन का कंपोजिशन चेंज है कि नहीं है। यूरिन का अगर कंपोजिशन चेंज है, जैसे जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो चीजें हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, और या तो फिर कोई बीमारी हो गई है।
तो एनालिसिस आप यूरिन करते हो किसके लिए? क्लिनिकल डायग्नोसिस, बीमारी पता करने के लिए। क्यों? यूरिन के एनालिसिस के बाद हमको पता चल जाता है कि चेंज हुआ है किसमें, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। और अगर कंपोजिशन ऑफ यूरिन कुछ चेंज हुआ है तो उससे क्या पता चल जाएगा? तो उससे दो चीजें पता चल जाएंगी, या तो कोई ना कोई क्या हो गया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है, और या तो फिर किडनी काम नहीं कर रही है। मैल फंक्शन हो गया किसका? किडनी। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर ह्यूमन यूरिन की बात करें तो इसमें एब्सेंट है दो चीजें, स्पेशली क्या एब्सेंट है? ग्लूकोज एब्सेंट है और कीटोन बॉडी एब्सेंट है। इसका मतलब ये हेल्दी ह्यूमन है। लेकिन अगर ह्यूमन यूरिन में प्रेजेंट हो जाए, क्या? ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाए, और प्रेजेंट हो जाए क्या? कीटोन बॉडी, तो कहोगे क्या? ग्लूकोज प्रेजेंट होने को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडी प्रेजेंट को कहते हैं कीटोनूरिया। और अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये क्या बता रही है? डायबिटीज मेलिटस। तो ध्यान से सुने, हेल्दी ह्यूमन की यूरिन में नहीं होते हैं ग्लूकोज और कीटोन बॉडी, लेकिन यदि ये प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये हेल्दी नहीं, क्या है? डिजीज्ड ह्यूमन है, बीमार है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो कीटोन्यूरिया। तो बीमारी कौन सी है? डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, ये कीटोन बॉडी क्या होती है? लिखो नहीं, सुनो जरा। और एक और समस्या नहीं आपको समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज तो 100% एब्जॉर्ब हो जाता था पीसीटी पर, तो यूरिन में कैसे पास हो गया? है? और तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, हम लोगों के बॉडी में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इसी के आसपास होता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? चलो कितना बढ़ाएंगे? तो मान लेते बढ़ के ये 180 हो जाए। अगर 180 हो गया तब तक ग्लूकोज यूरिन में पास नहीं होगा, तब तक 100% एब्जॉर्ब होता रहेगा। लेकिन अगर 180 से ऊपर हो गया, अगर 180 से ऊपर हो गया तो फिर 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा और यूरिन में पास होने लगेगा। एक बात, ये कीटोन बॉडी क्या है? तो देखो, जिसको डायबिटीज होती है उसकी एक खास बात यह होती है कि इसके ब्लड में शुगर क्या रहती है? हाई रहती है। लेकिन इसकी सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता है। क्यों? सेल को ग्लूकोज मिलने के लिए तो इंसुलिन चाहिए और उसी की है कमी। तो ब्लड में तो ग्लूकोज भरा है लेकिन सेल को नहीं मिल रहा है, तो सेल जिंदा कैसे रहेगी? उसको तो न्यूट्रिएंट चाहिए। तो सेल क्या करेगी? डायबिटीज व्यक्ति का जो सेल होगी उसके अंदर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, और जैसे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा वैसे क्या बनने लगेंगे? कीटोन बॉडी। कौन कौन सी कीटोन बॉडी बनती है? तो 3 कीटोन बॉडी बनती है। एक का नाम एसीटोन, दूसरे का नाम
एसिटिक एसिड, और तीसरा है बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये तीनों क्या है? कीटोन बॉडी है। फिर से सुन लेते, बहुत काम का है, एक बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन कीटोन बॉडी नहीं है, तो नहीं हमको कहां पता है, जो है उनके नाम याद रखो। कौन सी? एसीटोन है, एस्टोएस्टिक एसिड है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है। कौन नहीं है? जो ऑप्शन होगा आंसर मिल जाएगा। बनती कैसे हैं? तो कहोगे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन से बनती है। कब बनती है? डायबिटीज वाले में सेल में क्या नहीं जाता है, ग्लूकोज कम जाता है, तो फैट या फैटी एसिड का क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो किसी व्यक्ति में यदि हम यूरिन की एनालिसिस करा रहे हैं तो हम क्या पता करना चाहते हैं? कंपोजिशन पता करना चाहते हैं। किसके लिए? क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब बीमारी पता करने के लिए। क्या पता करना है? या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है, या तो किडनी काम नहीं कर रही है। ह्यूमन यूरिन में ये सब नहीं होने चाहिए, लेकिन डिजीज ह्यूमन में ये प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी प्रेजेंट तो कीटोन यूरिया। तो बीमारी कौन सी? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में दो सवाल, यूरिन में ग्लूकोज क्यों गया? तो ग्लूकोज का लेवल 180 पार कर गया है। और दूसरा, कीटोन बॉडी कहां से आ गई? तो आंसर क्या देंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अब लिखो, हम लोग यहां से पढ़ेंगे इस जगह से। एक एडल्ट ह्यूमन ऑन एन एवरेज कितना? 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। यूरिन फॉर्म्ड इज ए लार्ज येलो कलर्ड। एक क्वेश्चन ये है, ये लाइट येलो कलर क्यों है? क्योंकि यूरो माइलिन या यूरोक्रोम पिगमेंट है। इसमें बहुत सारा वाटर है तो वाटरी फ्लूइड है। ये कैसा है? स्लाइटली एसिडिक। पीएच कितना है? 6। क्यों? H+। और इसकी अपनी एक क्या है? ओडर। ऑन एन एवरेज कितना? 25 से 30 ग्राम क्या? यूरिया पर डे। बहुत सारी कंडीशन है जिससे चेंज हो जाता है क्या? कैरेक्टर ऑफ यूरिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट, टिक कर लो। एनालिसिस करो किसकी? यूरिन की। इससे क्या पता चलेगा? क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी, या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और या तो क्या? मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोसूरिया, और कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो कीटोन यूरिया। ये क्या इंडिकेट करेंगे? डायबिटीज मेलिटस। बस आज इतना ही। 1 घंटे का रह गया है, अगले लेक्चर पर कंप्लीट कर देंगे। जो लोग टेस्ट नहीं दिए थे वो टेस्ट पेपर ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे।